नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम योगी की आज कई महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के मीटिंग है और इसके अलावा मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक होगी। बैठक में किसान के हित को लेकर चर्चा होगी। दोनों बैठकें 5 कालिदास मार्ग आवास पर होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंडी परिषद की संचालक मीटिंग में बैठक होगी। बैठक में किसान हित को लेकर के चर्चा होगी। दोनों बैठकें 5 कालिदास मार्ग आवास पर होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी की आज कई अहम बैठकें हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी की आज कई अहम बैठकें हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की तैयारी को लेकर के होगी मीटिंग और मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठकें होंगी। बैठक में किसान के हित को लेकर चर्चा होगी। किसानों की बात होगी क्योंकि मौजूदा सरकार किसानों के बारे में बहुत सोच करके चल रही है। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठक को लेंगे, तो आज किसानों को लेकर के जो महत्वपूर्ण बैठक है उसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। के आसपास एनजीसी यानी कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की है। राष्ट्रीय गंगा परिषद का जो गठन 2016 में किया गया था और उसका काम जो गंगा के स्वरूप को बचाना, उसकी निर्मलता को बचाना और कहीं ना कहीं उसके उत्थान को लेकर के काम करने का, निश्चित तौर पर उसको लगातार उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन जैसे तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो इसी मिशन से जोड़ा गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री समय समय पर बैठक लेते रहते हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी होंगे वो रहेंगे। साथ ही साथ जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह बोस जो रहेंगे। निश्चित तौर पर जो देखा जाए कि गंगा को अविरलता को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से जो सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आखिर जमीन पर उनका असर कितना दिख रहा है, जो पैसा आवंटित किया जा रहा है वो सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ जो पड़ोसी प्रदेश हैं उनके साथ समन्वय बैठा के गंगा के उत्थान के लिए जो कदम उठाने हैं उसको लेकर के चर्चा होगी। निश्चित तौर पर उसके बाद जो मुख्यमंत्री की दूसरी बैठक है वो G20 का जो आयोजन होना है। भारत को इसकी मेजबानी मिली है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, आगरा, लखनऊ समेत तमाम जिले जहां पर इस G20 सम्मेलन के तहत कार्यक्रम होने हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आपको एक प्रोडक्ट के रूप में एक उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका G20 के सम्मेलन के रूप में उनको मिला है, जहां पर वो चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम रूपरेखा है, जो रूप है वो दिखा पाएंगे उन लोगों को। साथ ही साथ जो G20 में लोग आएंगे कहीं ना कहीं उनसे संवाद करके उत्तर प्रदेश के अंदर आगे भविष्य के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है इस पर लेकर चर्चा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसी सम्मेलन की तैयारियों को लेकर के जो कार्यक्रम लगे उनकी तैयारियों को लेकर के आज मुख्यमंत्री तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मंत्री परिषद संचालन की संचालक बैठक होनी है जिसमें किसानों को लेकर के कई बड़े फैसले लिए सकते हैं। निश्चित तौर पर देखा गया है कि कोई भी सरकार हो किसानों को दरकिनार नहीं कर पाती है, किसान उनकी प्राथमिकता रहते ही। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, देखा गया कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से 3 कानून लाई थी और जब किसानों ने उसका विरोध किया तो निश्चित तौर पर उन कानूनों को वापस तक ले लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान वोट बैंक के रूप में भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही साथ किसानों के
अन्नदाता कहा जाता है उनको, अगर वो किसानी बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे तो नहीं कहीं जो आज हम तमाम देशों में निर्यात करते हैं अनाज, उसके लिए आयात करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के हित में जितने बड़े फैसले लिए जाएंगे कहीं ना कहीं वो फायदेमंद होंगे। उसको लेकर के आज बैठक होनी है, बैठक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होनी है। और अभी हाल ही में देखा गया था कई किसान संगठन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे और मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन किया था कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ठीक उससे अगर पहले उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में कुछ बड़े फैसले लेती है तो कहीं ना कहीं जब 2024 के लिए वोटिंग होगी तो इसका फायदा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से अभी हाल ही जो उपचुनाव संपन्न हुए मैनपुरी और खटौली, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खतौली में थी और उसके बावजूद भी वहां पर हार गए, तो कहीं ना कहीं ये किसान बेल्ट है और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा हुआ है कि किसानों को साधने की जरूरत है। और किसान के साथ सबसे अच्छी बात यह है न वो जाति में बटे हुए न पात में बटे हुए हैं, किसानों को सिर्फ किसान कहा जाता है और सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, बैठक के दौरान कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आज कई महत्वपूर्ण बैठक और उनका ही विस्तार से जानकारी आप दे रहे हैं। अश्विनी, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। पीयूष आनंद को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। पीसी मीणा को एडीजी बरेली जोन बनाया गया है। प्रेम प्रकाश डीजीपी मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। आलोक सिंह एडीजी जोन कानपुर बनाए गए हैं। सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी बनाया गया है। भानु भास्कर प्रयागराज के नए एडीजी जोन बने हैं और राजकुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स बनाया गया है। तो ये अहम बदलाव किए गए हैं। प्रेम प्रकाश डीजीपी मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। आलोक सिंह एडीजी जोन कानपुर बनाए गए हैं और इसी के साथ साथ सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी बनाया गया है। भानु भास्कर प्रयागराज के नए एडीजी जोन बने हैं। तो ये जो बदलाव किए गए हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, 7 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। में कुछ को नई तैनाती मिली है, साथ ही साथ कुछ की जो तैनाती थी उनको वहां से हटाया गया और मुख्यालय से अटैच किया गया। पहला नाम है पीयूष आनंद का, जो वरिष्ठ आईपीएस हैं और एडीजी जीआरपी थे, उनको वहां से हटा करके जो है एडीजी पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संपर्क किया गया है, यानी कि डीजीपी ऑफिस से संपर्क किया गया। साथ ही साथ प्रेम प्रकाश मीणा है, जिनका देखा जाता था सोशल मीडिया पर काफी उनको लोग पसंद करते थे, उनके कार्यशैली को लोग पसंद करते थे। एडीजी प्रयागराज से वहां से उसको हटा करके जो है एडीजी जो है बरेली जोन बनाया गया। साथ ही साथ अगर बात करें प्रेम प्रकाश आईपीएस की, तो प्रयागराज से उनको जो है पुलिस मुख्यालय संबद्ध किया गया। साथ ही साथ आलोक सिंह और एस सतीश गणेश, ये हाल ही में देखा गया था। आलोक सिंह नोएडा के जो है कमिश्नर थे, एस सतीश गणेश जो है वाराणसी कमिश्नर थे, और दोनों लोग हटा करके मुख्यालय से अटैच किया गया। तो अब दोनों अधिकारियों को नई तैनाती मिल गई है। एस सतीश गणेश को कानपुर जोन का एडीजी बनाया गया। वहीं अगर बात करें एस सतीश गणेश की, तो एस सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी बनाया गया। इसके अलावा बात करें जो राजकुमार हैं, उनको एडीजी कानपुर जोन से हटा करके जो एडीजी लॉजिस्टिक बनाया गया। निश्चित तौर पर ये तमाम आईएएस हैं, वरिष्ठ आईपीएस एडीजी रैंक के अधिकारी थे। इनको सबको कल देर रात इधर से उधर किया गया। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर और भी तबादले देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। रायबरेली जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीजी जेल आनंद कुमार ने 5 जेल वार्डर को सस्पेंड कर दिया है। जेल वार्डर विजय कुमार सिंह, सौरभ कुमार वर्मा, प्रवेश कुमार सिंह, राजीव कुमार शुक्ला, जसवंत तोमर सस्पेंड किए गए हैं। जेल वार्डर आवास में मारपीट करने के मामले में कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल वार्डर आवास में मारपीट करने के मामले में हुई कार्रवाई। रायबरेली जिला कारागार के 5 जेल वार्डर सस्पेंड किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, डीजी जेल आनंद कुमार ने 5 जेल वार्डर को सस्पेंड किया है। जेल वार्डर विजय कुमार सिंह, सौरभ कुमार वर्मा और प्रवेश कुमार सिंह, राजीव कुमार शुक्ला, जसवंत तोमर को सस्पेंड किया है।
असद हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। असद, क्या कुछ कार्रवाई हुई है और किस आधार पर हुई है कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए ये रायबरेली जिला कारागार में परसों रात एक सिपाही को पांच लोगों ने मिलकर ये जेल वार्डर जो थे उन्होंने मिलकर मारा था और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर 5 लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड किया गया है। ठीक है असद, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। फैसले को लेकर के सरकार जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार चुनौती दे सकती है। उच्च स्तर पर मंथन कर जल्द सरकार फैसला भी इस पर ले सकती है और सभी अभी इंतजार कर रहे हैं सरकार के फैसले का, क्योंकि गेंद अब सरकार के पाले में है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप आरक्षण के बिना निकाय चुनाव करवाइए, लेकिन अब क्या इस फैसले को आगे चुनौती दी जा सकती है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण करवाया जाए और ओबीसी आरक्षण के लिए भी पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। इतने में क्या टाइमलाइन निकल जाएगी या फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का कल बड़ा फैसला आया और फैसले को लेकर के सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सरकार के पाले में गेंद है, हालांकि मंथन होगा और हर परिस्थितियों पर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ अगर बिना पूरी प्रक्रिया के, बिना अगर आरक्षण की आगे बढ़ती है सरकार, तो फिर ओबीसी सीट को भी जनरल कंसीडर किया जाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होगा। ओबीसी की आरक्षित सीटें जनरल मानी जाएंगी, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण संभव नहीं है और सरकार तय करेगी कि निकाय चुनाव कैसे होंगे, क्या आरक्षण के बिना होंगे या फिर आरक्षण करवा करके होंगे। डीएम की मॉनिटरिंग में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से साफ हो चुका है। तो हाईकोर्ट ने यूपी सरकार का ड्राफ्ट खारिज कर दिया है और बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होगा, ये हाईकोर्ट की ओर से कह दिया गया है। तो ओबीसी की आरक्षित सीटें जनरल मानी जाएंगी, ये हाईकोर्ट की ओर से कहा गया। बहरहाल अब सरकार कैसे आगे बढ़ती है इस फैसले के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण। क्या ओबीसी आरक्षण के लिए प्रक्रिया होगी पूरी, टेस्ट होगा पूरा, या फिर बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव होंगे? तो निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का हम अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सर, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का फैसला आया है निकाय चुनाव को लेकर, तो क्या लग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण नहीं देना चाहते थे इसलिए इस तरीके का हम माननीय न्यायालय के निर्णय का भी परीक्षण करा रहे हैं और जैसे परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम आपके समक्ष दोबारा आएंगे। लेकिन हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव चाहते हैं और सभी समाज के भाई बहनों को हम पूरा सम्मान देंगे। ओबीसी, एसटी, एसटी सभी समाज के हमारे भाई बहन परिवार के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है? हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, यूपी से शुरू होने वाली है। वो फ्लॉप शो है, उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि जो हमारे कानूनी जानकार हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर ढंग से चीजों को करें, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे। साथ ही साथ जो राहुल गांधी की यात्रा है वो फ्लॉप है और बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। कैमरामैन सैफ के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा किए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं।
आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों के से सपा का साथ देने की अपील है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं, वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। बहुत ही सुल्तानपुर पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और निकाय चुनाव को कई बातें कही हैं। और ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि हक की ना करे, लोडर बनकर सिर्फ साथ रहे। वहीं निकाय चुनाव पर कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, हाईकोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, आरक्षण लागू होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। कि आपके सामने महिला हक अधिकार महारैली आज फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर जिले में हो रहा है। अभी आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली हुई थी, जिसमें आप देख रहे हैं मंच पे सिर्फ महिलाएं संचालन, भाषण और श्रोता और वक्ता भी वही है। देश में 50% आबादी इनकी है, तो इनकी डिमांड है कि 50% लोकसभा विधानसभा में सीटें आरक्षित हो। शिक्षण संस्थाओं में चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ भी 50% सीटें आरक्षित हो। नौकरियों में भी 50% इनको रिजर्वेशन मिले। जब गांधी जी के नाम पर गुजरात में शराब बंद हुई, तो बिहार में भी शराब बंद हुई, पांडिचेरी बंद हुई। तो इनकी डिमांड है, ये चाह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही पूरे देश में शराबबंदी हो। इन चीज़ों को लेकर के ये महिलाएं खुद आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम इन लोगों ने, जब मैं गांव में गया तो इन लोगों ने कहा कि हमारी लड़ाई ज्वाइन नहीं, बल्कि हम लोग खुद आगे आकर के लड़ना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।